बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब लोग? बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट नंबर 3 से ही है। आपको मैं आपका टाइटल पेज भी दिखा देती हूँ। जी 9th क्लास आज का हमारा लास्ट जो है वो लेक्चर है यूनिट नंबर 3 का। इसके बाद हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी कर चुके हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, कॉलम, खाली जगह, हर चीज़ हम लोग कर चुके हैं। लेकिन एक कल हमने स्टार्ट किया था कि हम यूनिट के अंदर जो इसकी ऑब्जेक्टिव बन रही है, जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज बन रहे हैं, तो कल से हम लोग वो हम लोगों ने किया हुआ था और हम उसको कर रहे थे। हमने ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर कल कर लिया था, हाफ हमारा रह गया था। तो आए उसको देखते हैं और आज इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें कल हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 है आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ। तो ग्लेशियर वाला कल हमारा हो गया था, दरियाओं का निज़ाम भी हो गया था, और आज हमने करना है पाकिस्तान की जंगलात की जंगली हयात। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है या नहीं। अच्छा, इसको एक नज़र पढ़ लें आप लोग अच्छे से, अगर कोई एमसीक्यू वगैरह निकलता है इसमें से। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान की जंगली हयात है, इसमें देखें पहला स्टार जो दिया हुआ वो उसने शुमाली हिस्से के बारे में दिया हुआ है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान का शुमाली हिस्सा जो है उसमें कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ रहती है। तो उसमें से आप 2-3 नाम कोई भी कर लें। रीछ है, बूढ़ा रीछ, भेड़िया, खरगोश, मारगोल, घरी वगैरह। ठीक है जी। इसी तरह जो है वो जहाँ पे कर्सर आपको नजर आ रहा है, पाकिस्तान के मैदानी इलाके ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लें। और मैदानी इलाकों में जो है वो गीदड़, लगड़बगड़, न्योला और भेड़िया जैसे जानवर मिलते हैं। ठीक है जी। चिनकारा हिरन, मोर रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाने वाली जंगली हयात में से एक है। अच्छा, उसके बाद देखिए बलूचिस्तान के संगलाफ और खुश्क पहाड़ जो है, मारखोर उनके अंदर रहता है। या ये आपसे पूछा जा सकता है मारखोर जो है उसका मस्कन कौन सा है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें पेज नंबर है ये आपका 74 पेज पर जो है यहाँ पर इस स्टार के ऊपर सवाल आपका बन रहा है कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से जंगली हयात की बका और अफजाइश में मुसलसल कमी वाक़या हो रही है। ठीक है। या उन वजूहात पर नोट लिखें जिनकी वजह से जंगली हयात की बका और अफजाइश में मुसलसल जो है वो कमी का बायस बन रही है। अच्छा बेटा, इसमें जो है इसका आंसर वो आपके सामने आपको नजर आ रहा है। गैर कानूनी शिकार यहाँ से लेकर जंगली पनाहगाहों का खात्मा, यानी ये 7 पॉइंट दिए मैं, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसके नीचे एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे इसको लिख लें। कुदरती खत्ते से क्या मुराद है? तो कुदरती खत्ते से मुराद ऐसा इलाका जिसमें ज़मीन की बुलंदी, पस्ती, मौसम, नबातात, हैवानात और लोगों के रहन सहन के तरीके एक जैसे हो। यहाँ तक जो है इसका आंसर है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है। कुदरती खत्तों के नाम वो आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान के कितने जो हैं वो अहम कुदरती खत्ते हैं। मैदानी, सहराई, साहली, मरतूब, नीम मरतूब, खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खत्ता।
फिर इसमें देखें पाकिस्तान के जो मैदानी ये सिर्फ ऊपर वाला जो है खित्तों के नाम, इनको जो है वो ये आपको आ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें सहराई खिता, ये 77 पेज पे आएगा। तो ऐसा इलाका जहाँ सालाना बारिश 10 इंच से कम हो सहरा कहलाता है। यहाँ यहाँ से लेकर ऐसा यहाँ तक सहरा कहलाता है, यहाँ तक निशान लगाएं और यहाँ ऊपर खाली जगह पर सवाल लिख लें, सहरा किसे कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह पंजाब में जो चोलिस्तान है, पंजाब का जो सहरा है उसको चोलिस्तान या रोही कहते हैं। इसको अंडरलाइन करें, ऊपर इलाके भी उसने बताए हुए। पंजाब में जो सहरा है वो बहावल नगर से शुरू होकर बहावलपुर और रहीम यार खान तक फैला हुआ है और इसका नाम चोलिस्तान या रोही है। जबकि सिंध में सखर, खैरपुर, सांगड़, मीरपुर खास और थरपारकर का है और इसका नाम थारी या नारा है। तो ये यहाँ तक जो पैराग्राफ है इसको भी आपने याद करना है कि पंजाब का जो सहराई इलाका है या जो है वो सिंध का, तो उसके अंदर उनके नाम वगैरह क्या है। ठीक है जी। फिर ये देखिए आ जाता है पाकिस्तान का दूसरा रेगिस्तान थल है, इसको अंडरलाइन कर लें, ये भी आपका एमसीक्यूज बन रहा है। इसका इलाका भी आप उसको उसने बताया हुआ है कि मियाँ वाली लिया, बकर, खुशाबर, मुजफ्फरगढ़ के जिला इसके अंदर शामिल हैं। और पाकिस्तान का तीसरा रेगिस्तान खारान, ये सूबा बलूचिस्तान में वाक़ है। ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर लें। इसके साथ जो है वो इसी पैराग्राफ के अंदर एंड पे दिया हुआ है कि ये इलाका पाकिस्तान का पसमानदा तरीन और खुदमाशी तौर पर खस्ता हाल इलाकों में से एक है। तो इसके ऊपर जो है वो आपने सवाल लिख लेना है कि चागी, ये जो लफ्ज नजर आ रहा है ना, ये इसके साथ लिख लें चागी। चागी का इलाका पाकिस्तान का पसमानदा तरीन और माशी तौर पर खस्ता हाल इलाकों में से एक है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं साहली खिता। अच्छा, अब ये अंडरलाइन करें, पाकिस्तान की साहली पट्टी सिंध में भारत की सरहद से शुरू होकर मगरब में ईरान तक फैली हुई है, यानी समंदर का के साथ साथ जो है वो समंदर के साथ साथ के जो इलाके होते हैं उनको साहिल बोलते हैं, किनारे जो होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बंदरगाहें हैं, यानी जो साहली में साहल हैं बड़े, ठीक है, तो ये साहली मैदान अहम बंदरगाहें भी हैं। कराची सबसे बड़ी और सदियों पुरानी बंदरगाह, इसको अंडरलाइन करें कि हमारी सबसे बड़ी बंदरगाह या बहरी अड्डा कौन सा है, तो कराची है। ठीक है, दूसरियों में पोर्ट कासम है और गवादर है, ये तीन बड़ी बंदरगाहें हैं, इसको अंडरलाइन करें। फिर देखें, हुकूमत ने कराची को गवादर से मिलाने के लिए कोस्टल हाईवे तामीर की है, इसको अंडर कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि कराची को गवादर से मिलाने किस तरह मिलाया गया है। ठीक है, हुकूमत ने कराची को गवादर से किस तरह मिलाया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोस्टल हाईवे यानी दोनों के दरमियान साहिल के साथ साथ सड़क तामीर की गई है जिसका नाम कोस्टल हाईवे है। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये कि साहली मकरान में जो है वो बारिश ज्यादातर सर्दियों में होती है, और बहरहाल इसको रहने दें, ये ठीक है, एक नज़र इसको पढ़ लें बस। अच्छा हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि दरियाए सिंध के डेल्टा के मशरक की जानब मैंग्रोव के जंगलात हैं, इसको अंडरलाइन कर लें कि मैंग्रोव के जंगलात पाकिस्तान में कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दरियाए सिंध के डेल्टा के मशरक की जानब। अच्छा, उसके बाद
पेज नंबर 79 पे आएगा नीम मरतूब पहाड़ी खिता। नीम मरतूब पहाड़ी खिता जो है, इसमें आपसे वो पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन से पहाड़ी इलाके, नीम मरतूब पहाड़ी इलाका जो है इसके अंदर कौन कौन से इलाके शामिल हैं, ये कौन कौन से जो है वो सेहत अफजा मकामात शामिल है। आपको पता होना चाहिए कश्मीर, चतराल, सवात और कोहाट। ठीक है, तो सबसे ये देखें, इसमें उसने सब पहली लाइन में दिया हुआ है सबसे ज्यादा बारिश वादी कश्मीर में होती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर ये माहौल वाला आ जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बनाया था, माहौल से क्या मुराद है। तो यहाँ से लेकर जहाँ पे कर्सर आपको नजर आ रहा है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम अवामल और अशिया जो हम पर असर बराह रास्त असरअंदाज होती हैं, यहाँ से लेकर इसके माहौल के ज़ेरे असर रहती हैं। यहाँ तक इसका आंसर है। सवाल आप लिखेंगे माहौल से क्या मुराद है। अच्छा, उसके बाद इंसानी माहौल को दरपेश खतरात। तो ये वैसे आपका शार्ट क्वेश्चन है, अभी ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी। जंगलात का खत्म होना, इसको अंडरलाइन करें। किसी भी मुल्क में मुतदिल आबोहवा के लिए इसके कुल रकबे का 20 से 25% हिस्से पर जंगलात का होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ 5% रकबे पर जंगलात हैं। यहाँ तक जो है वो निशान लगाएं कि हमारे मुल्क में कितने फीसद रकबे पर जंगलात हैं। बाकी ये सारा ऊपर हमने जितने भी गुजरे हैं पॉइंट, ये हमारे ऑलरेडी शार्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। अच्छा, ये ना ये जो आपको सामने पॉइंट नजर आ रहा है, जमीन का सहरा में तब्दील होना। जब मैंने आपको यूनिट पढ़ाया था तो उसमें हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो पढ़ा था कि बड़े माहौलियाती खतरात कौन से हैं और उनके ऊपर नोट लिखिए। तो ये सारा जंगलात का ख़त्म होना, ज़मीन का सहरा में बदलना, सेम और थोर, माशी ये सॉरी माहौलियाती आलूदगी, ये सारी चीज़ें ये उसी पॉइंट का हिस्सा हैं। लेकिन एक दो दफ़ा जो है वो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन इस तरीके से सेट हुआ है कि सवाल आया था दर्ज झेल पर नोट लिखें, तो उसमें उन्होंने दे दिया सेम और थोर। ठीक है, यानी एक पॉइंट यहाँ से उठा के दे दिया। उसके बाद एक दफा पेपर के अंदर जमीन का सहरा में बदलना, ये वाला पॉइंट भी बोर्ड के अंदर आ चुका हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। यानी बड़े माहौलियाती खतरात वाला जो सवाल है ये काफी लंबा है, तो ये पूरा नहीं आया बल्कि इसमें से एक एक पोर्शन उन्होंने दे दिया। ठीक है जी। इस तरीके से आप लोग ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं उनको इस नजरिए से भी याद कर लिया करें। फिर आ जाता है माहौलियाती आलूदगी और उसकी इकसाम। तो सबसे पहले यहाँ पर आलूदगी लिखा हुआ है, आलूदगी से क्या मुराद है, तो इसके ऊपर जो है वो आप अपना लिखें, इसकी डेफिनेशन लिखें। साफ सुथरे माहौल में ऐसे अज्जा का शामिल हो जाना जो इसकी कुदरती हालत को तब्दील कर दें, आलूदगी कहलाती है। यहाँ तक आप निशान लगाएं और ये इसकी डेफिनेशन है, आलूदगी से क्या मुराद है। ठीक है, आलूदगी की इकसाम हमने की हुई है 4। अब आपको अलग से आ सकता है फ़ज़ाई आलूदगी से क्या मुराद है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फ़ज़ाई आलूदगी के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो वो नीचे उसने बताए हुए हैं कि धुआं, गैसेस और गर्द वगैरह। ठीक है, इसी तरह आप भी आलूदगी के बारे में भी आपको अलग से क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है। और ज़मीनी आलूदगी के बारे में भी, ये तो हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज के अंदर भी ये क्वेश्चन कर लिया है। इसी तरह शोर की आलूदगी के असरात, ये बहुत इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ चुका है। और शोर हमारे सुनने, सोचने और काम करने की सलाहियत को मुतासर करता है।
इंसानी सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब करता है, हाई ब्लड प्रेशर, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और सर दर्द वगैरह। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर जो है वो हमारा यूनिट ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा बेटा, अब यूनिट नंबर 3 के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आई हो या जो मैंने आपको ना करवाई हो। मैंने पूरा यूनिट आपको करवा दिया, ठीक है। और साथ जो है वो अच्छा सारा यूनिट आपको कंप्लीट करवा दिया मैंने। साथ इसकी एक्सरसाइज के अंदर जो चीज़ें थी, जो मटेरियल था, वो भी आपका हो गया। और बेटा आपका जो है वो यूनिट के एक्सरसाइज और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है जी। तो अब ये है कि अगर आप लोगों को इस यूनिट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह जो है वो कल से हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और यूनिट नंबर 4 हमारा जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इस सेंस में कि वो हमारा जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद जो हिस्ट्री है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स हैं उनके बारे में है, और किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कानून साजी वगैरह हुई, और सारा हर चीज़ जो है वो उसके अंदर डिस्कस की हुई है। तो यूनिट नंबर 4 जो होगा वो हमारा 1947 यानी 1947 से लेकर जो आपकी बुक में है वो 1971 तक है। तो ये इतने इराक की जो हिस्ट्री है, इतने सालों की हिस्ट्री है, जो वो हम पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, जो चीज़ नहीं समझ आती होती काइंडली पूछ लिया करें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। हम बेटा आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कीमती हैं, आप अपने अदारे के लिए बहुत कीमती हैं, और आप अपने मुल्क के लिए बहुत कीमती हैं। आप मेरे मुल्क का कीमती सरमाया है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे, और आपको जो है लंबी और इज्जत वाली, ईमान वाली, सेहत वाली और कामयाबी वाली लंबी उम्र अता करें। आप बिल्कुल हमारे लिए हमारी औलाद की तरह हैं। इसलिए बस जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें या कभी कभार कोई ऐसी बात या ऐसा वाक़या नज़र में आ जाता है जिसकी वजह से जो बहुत तकलीफ़देह होता है, तो हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को कभी कोई मसला हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज का लेक्चर बेटा जो है वो हमारा इतना सा थोड़ा शार्ट था। उसकी रीज़न ये थी कि आज हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया हुआ है। तो अब आपने इस तरह करना है कि जब आप लोगों ने एमसीक्यू के शार्ट क्वेश्चन वगैरह तैयार करने हैं, तो आपने जो है अपना सारा एक नज़र फिर आप लोगों ने देख लेना, और आपने मुझे बता देना कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज़ समझ ना आई होगी तो आपने मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह फिर अगले किसी लेक्चर में आपको वो समझा दूँगी। अच्छा, इस यूनिट के अंदर एक दो वीडियोज़ आपकी पेंडिंग है, जिसमें पाकिस्तान का महल्लेपू और उसकी अहमियत, एक इससे रिलेटेड वीडियो पेंडिंग थी और एक दो और। तो इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट्रीज जो वो मैं सर्च करती रहती हूँ, अगर मुझे लगा कि कोई आप के लेवल के मुताबिक है, आपको उसकी समझ आ जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको शेयर कर दूँगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में बेटा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।